बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान यानी साइंस का अध्याय 10 ध्वनि। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, सही उत्तर चुनिए। और आप देख सकते हैं बच्चों, ध्वनि संचारित हो सकती है। आपके लिए ऑप्शन है, क है केवल वायु या गैसों में, ख है केवल ठोसों में, फिर ग है बच्चों केवल द्रव्यों में, और घ है ठोसों, द्रव्यों तथा गैसों में। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठोस, द्रव्यों तथा गैसों में। और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? और यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है बच्चों, क है छोटी लड़की की, ख है छोटे लड़के की, ग है फिर पुरुष की, और ग है महिला की। तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर होगा छोटे लड़के की, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है फिर आपके लिए प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ पर निशान लगाइए। यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स यहाँ पर बताना है। जो कथन ट्रू होगा वहाँ पर आपको टी चुनना है, और जो गलत होगा वहाँ पर एफ लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है, क ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो आप क्या लगाएंगे बच्चों? आप लगा सकते हैं, इसके लिए लगाएंगे टी, यानी कि ये ट्रू है। ठीक है, इसके बाद अगला है बच्चों फिर ख, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो आपको देखना होगा ये ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस पे लगाएंगे आप एफ, यानी कि ये फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद अगला है बच्चों फिर ग, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। तो ये ट्रू है या फॉल्स बच्चों? उत्तर में आप देख सकते हैं ये क्या है, फॉल्स, यानी कि आप एफ लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद है अगला फिर, मानव कानों के लिए श्रव्यता का प्रयास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। आप इसमें टी लगा सकते हैं बच्चों, यानी कि ये ट्रू है। ठीक है, इसके बाद अगला है फिर, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य उतना ही अधिक होगा। तो आपको क्या लगता है बच्चों, आप क्या लगाएंगे इसमें? आप लगा सकते हैं एफ, यानी कि ये फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद अगला है बच्चों, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आप लगा सकते हैं बच्चों एफ, यानी कि ये भी फॉल्स है। ठीक है, फिर है अगला बच्चों 6 है यहाँ पर, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, यानी कि टी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और आपके इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न आपके लिए, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने होंगे। और आप देख सकते हैं बच्चों, क है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को कहते हैं। और यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों आवर्त काल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आवर्त काल। ठीक है, अगला है बच्चों फिर थ है यहाँ पर आपके लिए, प्रबलता कंपन के और फिर खाली स्थान है से निर्धारित की जाती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों आयाम। क्या लिखेंगे? आयाम। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद है बच्चों फिर आवर्तिका मात्रक और है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? देख रहे ना आप खाली स्थान। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हर्ट्ज। क्या लिखेंगे? हर्ट्ज। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगला है बच्चों फिर, अवांछित ध्वनि को कहते हैं। क्या कहते हैं? आप जानते हैं क्या? उत्तर लिखेंगे शोर। यहाँ पर लिखेंगे शोर। खाली स्थान को, खाली स्थान में आप यहाँ पर शोर लिख सकते हैं। ठीक है, शोर कहते हैं। इसके बाद है बच्चों अगला, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की और फिर खाली स्थान है से निर्धारित होती है। तो किससे निर्धारित होती है? आप लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों आवृत्ति। क्या लिखेंगे खाली स्थान में? आवृत्ति। ठीक है, और आपके इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो कर सकते हैं आप। उत्तर में आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक इस प्रकार से लिखेंगे आप। सबसे पहले लिखेंगे आवर्तकाल और हेडिंग डालकर यहाँ पर लिखेंगे 40 दोलन पूरा करने में लगा समय बराबर 4 सेकेंड। कितना समय लगा? 4 सेकेंड। ठीक है, तो एक दोलन को पूरा करने में लगा समय बराबर 4/40 बराबर 1/10, यानी कि
0.1 सेकेंड। आई बात समझ में? इसके बाद आप लिख सकते हैं बच्चों, फिर लिखेंगे आवर्ती और 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या बराबर 40, तो 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या बराबर 40/4 यानी कि 4.40। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? 10। ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक लिखें बच्चों। इसके बाद बच्चों फिर आपके लिए यहाँ पर छठा प्रश्न, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? तो क्या लिखेंगे आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक इस प्रकार से लिखें आप उत्तर को। 500 कंपन करने में लगता है कितना? 1 सेकेंड। कितना लगता है? 1 सेकेंड। तो 1 कंपन करने में लगता है बराबर 1/500 सेकेंड। तो कितना आएगा फिर? 0.002 सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर देखते हैं यहाँ पर 7वां प्रश्न है, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, क है आपके लिए ढोलक, ख है सितार और ग है बांसुरी। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर ठीक आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, ढोलक और उसके बाद डैश करके लिखें तानित झिल्ली, फिर लिखें सितार, डैश करके लिखेंगे तार, फिर लिखेंगे बांसुरी और यहाँ पर डैश करके लिखें वायु स्तंभ। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथ साथ याद भी करते रहें बच्चों। इसके बाद 8वां प्रश्न है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, शोर किसे कहते हैं? सबसे पहले हेडिंग डालकर लिखेंगे अप्रिय या अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद संगीत किसे कहते हैं? आप जानते हैं बच्चों, हेडिंग डालकर लिखेंगे सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं या सुखद होती है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हाँ, संगीत भी कभी कभी शोर बन जाता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए, यानी कि जब संगीत अवांछित होता है तो हम उसे शोर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों 9वां, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो आप जानते हैं आपके चारों तरफ ध्वनि प्रदूषण किन किन कारणों से होता है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित हैं। और नंबर 1 लिखेंगे वाहनों की ध्वनियाँ, नंबर 2 विस्फोट यानी कि पटाखों का फटना, नंबर 3 लिखेंगे मशीनें और नंबर 4 आप लिख सकते हैं लाउड स्पीकर से शोर होता है ना। इसके बाद 5वां लिखेंगे वातानुकूलक और इसके बाद लिखेंगे बच्चों कूलर। आप जानते हैं ना कूलर से कितनी आवाज़ आती है। और इसके बाद 7वां लिखेंगे ऊंची आवाज़ में चलाए गए रेडियो, टीवी आदि। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर है अगला प्रश्न आपके लिए 10वां, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। जानते हैं आप ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ हो सकती है बच्चों? उत्तर लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे इससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जैसे अनिद्रा, तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप आदि। ठीक है, दूसरा लिखेंगे बच्चों, सेकेंड लिखें व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी या अस्थायी रूप से कम हो जाती है। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। फिर है आपका 11वां प्रश्न, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, अगर हमारे माता पिता के पास 2 तरह के मकानों में से चुनाव करने का मौका है तो हम अपने माता पिता को सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान खरीदने का प्रस्ताव देंगे। इस मकान में ध्वनि प्रदूषण दूसरे मकान के मुकाबले काफ़ी कम होगा क्योंकि सड़क के किनारे बने मकान में वाहनों की ध्वनियाँ आदि ज़्यादा सुनाई देंगी। इससे स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें हो सकती हैं तथा सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे बने मकान में वायु प्रदूषण भी काफ़ी अधिक होगा, इसलिए सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान ही उत्तम है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों, और चाहे तो आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आता आपका 12वां प्रश्न यहाँ पर, और इसमें पूछा है मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य के अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो चित्र के लिए बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, वहाँ से आप चित्र बना सकते हैं और उत्तर में आप लिख सकते हैं मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र या
कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्यंत्र के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए या पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार उस वाक ध्वनि से भिन्न होता है जब वे ढीले और मोटे होते हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, और चित्र के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 13वां प्रश्न है, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो क्या लिखेंगे उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। फिर भी हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। इसका कारण यह है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से काफ़ी अधिक होती है, इसलिए वह हमें आवाज़ सुनाई देने से पहले दिखाई देता है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें और साथ साथ याद भी करते रहें। इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 8 विज्ञान यानी साइंस के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।